Welcome to VLearn. This is session 3 of software engineering. So these are the topics which we are going to discuss today. First of all, we will discuss about software cost estimation. Basically, this is a technique for calculating the cost involved in a software. So under this, we are going to discuss about the various techniques which with the help of which we can calculate the cost involved in a software product. So first of all, software cost factors, then software cost estimation techniques, and at last we are going to discuss about COCOMO model. So first of all, let us discuss about the cost of quality. बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, इसमें जो हमारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है वो पर्टिकुलरली क्वालिटी से रिलेटेड होती है. दैट मीन्स as we always say about a product, about a certain item which we are developing, that a company always works on the quality not the quantity. So the main focus should be on the quality. किसी भी चीज़ को जब हम डेवलप करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं या प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, वहाँ पर हमारा मेन फोकस होता है उसकी क्वालिटी पर, नॉट ऑन द क्वांटिटी. सो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इंक्लूड्स ऑल कॉस्ट इनकर्ड इन द परस्यूट ऑफ क्वालिटी और इन परफॉर्मिंग क्वालिटी रिलेटेड एक्टिविटीज़. दैट मीन्स जो हमारी कॉस्ट है किसी भी प्रोडक्ट की, उसमें हमारी कॉस्ट कौन सी इन्वॉल्व होती है, जो भी ऑपरेशंस हमने परफॉर्म किए क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, जो भी हमने एक्शंस परफॉर्म किए, उसमें जो हमारी कॉस्ट आई, जो हमारी कॉस्ट अप्लाइड होगी, वो हम इसमें कैलकुलेट करते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी स्टडीज़ आर कंडक्टेड टू प्रोवाइड ए बेस लाइन फॉर द करेंट कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट क्वालिटी मेजर्स, जो हमारी टेक्निक्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं किसी भी क्वालिटी को मेजर करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेजर करने के लिए, वहाँ पर हम बेसिकली टेक्निक यूज़ करते हैं, एक स्टैंडर्ड टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं बेस लाइन ऑफ अ करेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट. दैट मीन्स बेस लाइन का मतलब हम एक बेस वैल्यू सेट करते हैं कि ये हमारी पर्टिकुलर क्वालिटी होगी, एंड बिलो दिस वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट. सो बेस लाइन का मतलब है एक स्टैंडर्ड सेट करना किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. हेयर वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड सम डिफरेंट टेक्निक्स with the help of which we can improve the quality of a product and to provide a normalized basis of comparison. That means two products can be compared on the basis of their quality. Now quality control may be divided into cost associated with that is it can be divided into three categories. First one is prevention, then second one is appraisal, and similarly the third one is failure. Basically when we talk about prevention costs, so it includes certain factors like quality planning. जब हम किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिसाइड करते हैं, वहाँ पर हमारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं विच contributes to the cost of a product. So first one is quality planning. When we talk about quality planning, in this part we decide what should be the quality of a product. कोई भी जो हम प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, हमें जो प्रोजेक्ट पर वर्क करना है जिस पर, उसकी क्या क्वालिटी होगी, उसकी हम एक बेस लाइन डिसाइड करते हैं दैट दिस इज गोइंग टू बी द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट एंड वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनीथिंग बिलो देन दिस बेस लाइन. And now the next one is formal technical review. Formal technical review means here we are going to analyze our technical aspects which are related to a system. That means हम यहाँ पर कौन सी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, कौन सा हम लॉजिक यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट मेथड्स विच आर यूज्ड टू solve a particular problem, to perform a particular task. So here we are going to review all those aspects. Now the next one is test equipment. Test equipment involve all those technologies which are concerned with testing the functionality of those equipments, those you can say machines which are involved in the functioning of a system. हम यहाँ पर डिफरेंट मॉड्यूल्स को टेस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स को टेस्ट कर सकते हैं, एंड ऑल दिस टेस्टिंग शुड बी डन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ ए सिस्टम. नाउ द नेक्स्ट वन इज ट्रेनिंग. Training basically involves practicing the thing which you want to implement in a real environment, real world. किसी भी चीज़ को implement करने से पहले उसकी प्रैक्टिस की जाती है so as to get it perfectly.
किसी भी चीज़ को परफेक्टली परफॉर्म करने के लिए उसकी ट्रेनिंग की जाती है। सिमिलर वे में यहाँ पे हम जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, हाउ टू यूज़ द कोड, हाउ टू perform proper utilization of resources, how to utilize the resources in a better manner. So appraisal costs, now there are certain points which are related to the increasing the cost of a product. So first one is activity to gain insight into product condition the first time through each process. That means फर्स्ट ऑफ ऑल जिस भी प्रोसेस को हम परफॉर्म करते हैं वहाँ पर उसकी डिटेल्ड स्टडी की जाती है, डिटेल्ड एनालिसिस किया जाता है, सो एज टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इफेक्टिवली. एग्जांपल्स फॉर अप्रेजल कॉस्ट इंक्लूड्स इन प्रोसेस एंड इंटर प्रोसेस इंस्पेक्शन. इन प्रोसेस इंस्पेक्शन मीन्स यहाँ पर ये एग्जांपल दिया है अप्रेजल कॉस्ट का कि ये हम परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इन प्रोसेस एंड इंटर प्रोसेस इंस्पेक्शन. बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट इन प्रोसेस इंस्पेक्शन, दैट मीन्स कोई हमारे पास एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, उसको हम इंडिविजुअली चेक करते हैं वेदर इट इज़ फंक्शनिंग प्रॉपरली और नॉट, वेदर इट इज़ वर्किंग इफेक्टिवली टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ मॉड्यूल और नॉट. वेयर एज इन इंटर प्रोसेस इंस्पेक्शन, जहाँ पर इंटर प्रोसेस इंस्पेक्शन की बात करते हैं वहाँ पर हम चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं the operation between two or more processes, whether they are coordinating with each other to perform a particular task or to carry out a operation. And in the similar way, the next one is equipment calibration and maintenance. That means जो हमारे different components हैं, it can be either modules or other hardware devices or softwares which are working together to perform a particular task. दैट मीन्स यहाँ पर हम कोलेब्रेशन चेक करते हैं वेदर दे आर इफेक्टिवली वर्किंग और नॉट, एंड द मेंटेनेंस प्रोसेस एज वेल. मेंटेनेंस मीन्स किसी भी चीज़ की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए अगर आप उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, यू आर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ दैट थिंग फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, देन इट कम्स अंडर मेंटेनेंस. मेंटेनेंस इज़ अ फेज. मेंटेनेंस एक ऐसा फेज है जो कि हम अप्लाई करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के क्रिएट होने के बाद, रियल एनवायरनमेंट में उसके लॉन्च होने के बाद. सो आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म टेस्टिंग. उसके बाद हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं. फिर टेस्टिंग इज़ बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन अ सॉफ्टवेयर. टेस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी सॉफ्टवेयर में एरर्स को फाइंड करते हैं फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, सो दैट अगर हमने किसी भी सॉफ्टवेयर से एरर्स को फाइंड करके उन्हें रिमूव किया, that means it is improving the quality of that software. Now failure costs. Basically when we talk about the failures, costs that would disappear if no defects appeared before shipping a product to customers. Failure costs may be subdivided into internal and external failure costs. That means यहाँ पर उन cost की हम बात करते हैं जो कि unavoidable हैं, sometimes वो अकर होती हैं हमारे प्रोडक्ट की डिलीवरी के बाद. कुछ ऐसी एरर्स, कुछ ऐसे फेलियर्स जो कि प्रोडक्ट की डिलीवरी के बाद हमें फील होते हैं, हम उन्हें फाइंड करते हैं. नाउ इस टाइप के एरर्स को हम जनरली डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट्स. नाउ इंटरनल फेलियर कॉस्ट्स आर, नाउ हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द इंटरनल फेलियर्स. सो कॉस्ट्स इन अकर्ड व्हेन वी डिटेक्ट एन एरर इन आवर प्रोडक्ट प्रायर टू शिपमेंट. दैट मीन्स इंटरनल फेलियर्स वो फेलियर्स हैं, वो एरर्स होती हैं जो कि हम किसी भी प्रोडक्ट की डिलीवरी से पहले, शिपमेंट से पहले फाइंड करते हैं. दैट इज़ आफ्टर दैट इंटरनल फेलियर कॉस्ट्स इंक्लूड रीवर्क, रिपेयर, फेलियर मोड एनालिसिस. दैट मीन्स आप उस चीज़ पर रीवर्क करते हो, उसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है दैट इज़ इंटरनल फेलियर कॉस्ट. देन रिपेयर, if there is some physical damage, internal damage, then you are going to repair that product. And at last failure mode analysis. So failure mode analysis means what are the reasons for that particular failure. You are going to analyze those situations, those conditions or reasons. Now comes the external failure cost. Basically the costs associated with defects found after the product has been shipped to the customer. That means यहाँ पर उन एरर्स को फाइंड किया जाता है, उस कॉस्ट को फाइंड किया जाता है, यहाँ पर वो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है जो कि हमारे डिफेक्ट्स से रिलेटेड है. जो डिफेक्ट्स हम फाइंड करते हैं, जो डिफेक्ट्स हमारे पास
हम जिनको फाइंड करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को डिलीवर करने के बाद. दैट मीन्स व्हेन अ प्रोडक्ट इज रीच्ड टू द हैंड्स ऑफ अ कस्टमर देन we find such errors, and in this case the cost associated is called as a external cost. So example of external failure costs are complaint resolution. Sometimes when a product is not working, like if you have purchased a laptop, अगर आपने कोई लैपटॉप परचेज किया, if it is not functioning well, then you are going to file a complaint to the customer care. So these types of errors comes under external failures. Now the next thing is product return and replacement. किसी प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो आप उसको रिटर्न करते हैं, उसकी जगह आप एक रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट लेते हैं. सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एक्सटर्नल फेलियर्स. देन हेल्पलाइन सपोर्ट. सिमिलरली एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू कॉन्टेक्ट टू दैट पर्टिकुलर support staff. After that, warranty work. Generally all companies are right now providing warranties on their products, so such techniques also comes under, such failures also come under external failure costs. Matrices for software quality. Basically, as we have already discussed that what are matrices. Matrices are you can say matrices is a collection of data which shows the quality of a software, which is helpful in calculating the quality of a software. So as you can see here, quality can be measured throughout the software engineering process and after the software has been released to the customers and users. किसी भी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को आप मेजर कर सकते हो थ्रू आउट द इंजीनियरिंग प्रोसेस, थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस. दैट मीन्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस इज अ प्रोसेस विच इज इन्वॉल्व विद द क्रिएशन ऑफ ए सॉफ्टवेयर. Matrices derived before the software is delivered provided quantitative basis for making design and testing decisions. That means matrices यहाँ पर डिलीवर की जाती हैं हमारे टेस्टर्स को और डिज़ाइनर्स को. ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैट्रिसेस, उस मैट्रिसेस के बेस पर हमारे जो डिज़ाइनर्स हैं और टेस्टर्स हैं वो अपना एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं और अपना उसके बेसिस पर प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं. नाउ the next one is LOC and FP estimation. So basically these are the techniques for the estimation. LOC and FP estimations are distinct estimation techniques, as you can see here. So the next one is the project planner begins with the bounded statement of software scope. That means यहाँ पे जब भी कोई प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टार्ट होती है तो वो स्टार्ट होती है प्लानिंग फेज से. प्लानिंग फेज मीन्स हेयर वी आर गोइंग टू डिसाइड व्हाट आर द टास्क आवर सिस्टम इज गोइंग टू परफॉर्म, what are the modules which we are going to use in a particular software. So all these aspects comes under project planner, and from this statement attempts to decompose software into smaller subfunctions that can each be estimated individually. Similarly, हमारे पास जो एक large program है उसको हम सब modules में divide करते हैं so that the complexity of a software reduces and we can focus on each module easily. Now comes the effort estimation. Effort estimation, when we talk about effort estimation, it is basically a technique which is used to calculate the effort involved in a particular task. किसी भी टास्क को परफॉर्म करने में कितना एफर्ट इन्वॉल्व हुआ है इसको हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन टेक्निक्स, एंड दिस टेक्निक इज नोन एज एफर्ट एस्टिमेशन. सो बेसिकली एफर्ट एस्टिमेशन इज द मोस्ट कॉमन टेक्निक फॉर कॉस्टिंग एनी इंजीनियरिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. दैट मीन्स कोई भी इंजीनियरिंग आप परफॉर्म करते हो, इंजीनियरिंग मीन्स कोई भी आप क्रिएशन करते हो सॉफ्टवेयर का, किसी भी एप्लीकेशन को डिज़ाइन करते हो तो उसमें कुछ एफर्ट इन्वॉल्व होता है हमारा. दीज एफर्ट्स कैन बी ऑफ पर्सन्स इन डेज रिलेटेड टू मंथ्स और ईयर्स. दैट मीन्स पर्सन्स आर वर्किंग फॉर डेज और मंथ्स और ईयर्स. सो दीज आर देयर एफर्ट्स ऑफ द पर्सन्स. पर्सन्स का ये एफर्ट है कि वो किसी काम को दिनों में करते हैं या मंथ्स में करते हैं या ईयर्स में करते हैं. सो दीज आर द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल्स टू डिफरेंट टास्क. Basically, a dollar cost is associated with each unit of effort and an estimated cost is derived. That means a particular cost we यहाँ पर हम एक particularly cost associate करते हैं हर एक ऑपरेशन के साथ और उसको फिर हम रिलेट करते हैं अपनी estimated cost के साथ. Now here are certain models which are used to estimate such efforts. जो
So first of all is empirical estimation model, then COCOMO model, and at last Putnam estimation model. So we are going to discuss them one by one. Now first one is empirical estimation models. बेसिकली यहाँ पर हम 4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं, 4 क्लासेस ऑफ रिसोर्सेज मॉडल्स. फर्स्ट वन इज स्टैटिक सिंगल वेरिएबल मॉडल्स, दैट मीन्स यहाँ पर हम स्टैटिक फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. देन डायनामिक मल्टी वेरिएबल मॉडल्स, दैट मीन्स यहाँ पर हम शो करते हैं डायनामिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम. देन theoretical models, it shows the theoretical aspects of a particular model or theoretical aspects of a project. So first of all, let us discuss about static single variable model. Basically when we talk about static single variable model, उसको हम represent करते हैं by using this form, that means resource equal to C1 into estimated characteristic C2. that means this is the predefined characteristic. C1 हमारे यहाँ पर predefined characteristics है और C2 क्या है हमारी estimated characteristics. as you can see here where the resource could be effort. resource क्या है हमारा कोई भी particular effort जो हम उसमें अप्लाई कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट में, हमने इस टाइम स्पेंड किया है या रिसोर्सेज स्पेंड किए हैं. देन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, इट कैन बी द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एज वेल इन टाइम्स लाइक अ मंथ. ये प्रोजेक्ट ड्यूरेशन भी हो सकती है, ड्यूरेशन डेज में हो सकती है, वीक्स में हो सकती है, मंथ्स में हो सकती है और ईयर्स में भी हो सकती है. देन स्टाफ साइज और रिक्विजिट लाइन्स ऑफ सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन. सिमिलरली C1 एंड C2 आर द ड्राइव्ड फ्रॉम डेटा कलेक्टेड फ्रॉम पास्ट प्रोजेक्ट्स. दैट मीन्स C1 क्या था हमारा प्रेजेंट जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, वो जो हमारा एफर्ट है वो हमने कैलकुलेट किया है. एंड द नेक्स्ट वन इज C2, दैट इज एस्टिमेटेड, जो आप कैलकुलेट करोगे इन द फ्यूचर. एज यू कैन सी हियर द एस्टिमेटेड कैरेक्टरिस्टिक इज लाइन्स ऑफ सोर्स कोड एफर्ट इफ एस्टिमेटेड और अदर सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स. सो दीज आर द एफर्ट्स which are going to be calculated. And the next one is models taking the form described above can be derived for a local environment if sufficient historic data are available. That means with the help of this data, if you have a proper data of the operations performed in the past, that is the operations performed in the history, then with the help of that data you can easily calculate the efforts involved in a project. Now comes the static multivariable models. When we talk about multivariable models, यहाँ पर हम different variables, different parameters का use करते हैं, different हम data का use करते हैं to calculate the efficiency of a system. So like the single variable counterpart make use of historical data to derive empirical relationships. A typical model in this category takes the form resource equals to C11 E1 प्लस सिमिलरली C21 E2. दैट मीन्स यहाँ पर हम मल्टीपल वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं. सिमिलरली हमने सेम रिप्रेजेंटेशन सिंगल वेरिएबल मॉडल में किया था और यहाँ पर हम सेम रिप्रेजेंटेशन करते हैं मल्टीपल वेरिएबल रिप्रेजेंटेशंस के लिए. वेयर यू कैन सी हेयर E1 इज द ith सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक. दैट मीन्स द ith डिनोट्स द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. दैट मीन्स सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स की कौन सा वो नंबर है, इट रिप्रेजेंट्स द करंट नंबर ऑफ दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर. एंड CI1 CI2 आर द empirically derived constants for the ith characteristics. Now comes the dynamic multivariable models. When we talk about dynamic, it means constantly changing requirements. So a dynamic multivariable model projects resource requirements as a function of time. As we have already discussed, कोई भी चीज़ जो डायनामिक होती है वो रिलेटेड होती है हमारे टाइम के. दैट मीन्स विच इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम. सो ऑल सच टाइप्स कम्स अंडर डायनामिक मल्टीवेरिएबल मॉडल. हेयर इफ द मॉडल इज डिराइव्ड एम्पिरिकली, resources are defined in a series of time steps that allocate some percentage of effort to each step in the software engineering process. That means यहाँ पर हम effort को calculate करते हैं in the terms of percentages. That means how much percentage of effort has been put into a product. And here each step may be further divided into sub steps or sub tasks. Now comes the COCOMO, that is constructive कॉस्ट मॉडल. कोकोमो की फुल फॉर्म होती है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल. सो
Barry Boehm introduces a hierarchy of software estimation models. That means जो हमारा कोकोमो मॉडल था, it was introduced by Barry Boehm for calculating the cost involved in a model. Boehm's hierarchy of model takes the following form. हमारे पास कुछ उसके कैटेगरीज थी, लाइक मॉडल 1, Basic COCOMO is a static single valued model that computes software development effort as a function of program size expressed in estimated lines of code. That means जो हमारे पास फर्स्ट मॉडल था COCOMO का, वहाँ पर हमारा एफर्ट कैसे कैलकुलेट होता था. इट बेसिकली काउंट्स द नंबर ऑफ लाइन्स यूज्ड फॉर अ प्रोग्राम. यहाँ पर जितनी लाइन्स हमने यूज़ की हैं किसी भी कोड को डिफाइन करने के लिए, किसी प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए, उसके थ्रू हम उनको काउंट करके और यहाँ पर सॉफ्टवेयर की हम एफर्ट को कैलकुलेट करते थे, उसकी कॉस्ट को यहाँ पर कैलकुलेट करते थे. इन द नेक्स्ट मॉडल, इन द सेकंड मॉडल, इंटरमीडिएट, दिस मॉडल इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल. सो बेसिकली इट डील्स विद कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट एज अ फंक्शन ऑफ प्रोग्राम साइज एंड अ सेट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स. दैट मीन्स along with the lines of code, it also includes cost drivers. Cost drivers basically are the cost involved in a particular assessment of the products, hardware, personal and project attributes. So जब हम cost drivers की बात करते हैं तो यहाँ पर cost involved होती है हमारे components में, hardwares में, project assignments में, कोई particular persons पर involve हो सकती है for carrying out a particular task. And similarly in the third model, that is advanced COCOMO model, it incorporates all characteristics of the intermediate version with an assessment of the cost drivers impact on each step of the software engineering process. That means यहाँ पर हमारे जो अलग अलग स्टेप्स हैं उनको हम एनालाइज करते हैं, डिज़ाइन करते हैं. यहाँ पर हर एक वर्जन पर, हर एक हमारे मॉड्यूल पर डिफरेंस इंडिविजुअली फोकस किया जाता है. सो here is a relation which is basically used to show the COCOMO model. So it is of the form like E equals to AB, then KLOC means kilo lines of code, and then EXP denotes exponential, then B and subscript B. Similarly D equals to CB, E is another variable and EXP is the exponent and DB. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं E क्या है हमारा, E इज़ द एफर्ट अप्लाइड इन पर्सनस मंथ. लाइक E क्या है हमारा, जो हमारा एफर्ट हमने पुट किया फॉर द क्रिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. तो E से हमारा डिनोट होता है एफर्ट. सिमिलरली D इज़ द डेवलपमेंट टाइम इन क्रोनोलॉजिकल मंथ्स. दैट मीन्स जो D है हमारा, वो हमारा मंथ में टाइम होता है. क्रोनोलॉजिकल मंथ्स मीन्स इन द प्रॉपर ऑर्डर इन विच दे अकर. जिस ऑर्डर में वो हमारा टाइम अकर हुआ है, जिस ऑर्डर में हमने मंथ्स लिए हैं, उसी मंथ्स में, उसी ऑर्डर में हम उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे. एंड KLOC, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज़ द किलो लाइन्स ऑफ कोड. दैट मीन्स एस्टिमेटेड नंबर ऑफ डिलीवर्ड लाइन्स ऑफ कोड फॉर द प्रोजेक्ट. दैट मीन्स कितने लाइन्स का हमारा एक कोड है, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कितने लाइन्स ऑफ कोड का है. सो दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ वेरिएबल कॉल्ड KLOC. Similarly, coefficients AB and CB and the exponents BB and DB. Now, here is an example to represent this relation. As you can see, basic COCOMO model. यहाँ पर हमने एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उसमें हमने वेरिएबल्स लिए AB, BB, CB and DB. Similarly, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज ऑर्गेनिक एंड यहाँ पर हमने AB को पास किया 2.4 एज वी हैव ऑलरेडी यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया. BB की वैल्यू कैलकुलेट की 1.05 एंड सिमिलरली CB इज़ 2.5 एंड DB इज़ 0.38. नाउ आफ्टर सेमी डिटैच्ड मीन्स यहाँ पर हमने सेमी डिटैचिंग का ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो वहाँ पर हमारी वैल्यूज़ क्या कैलकुलेट होकर आई, 3.0 देन 1.12 एंड फॉर CB इट इज़ 2.5 एंड फॉर DB इट इज़ 0.35. नाउ व्हेन वी एम्बेडेड दीज सिस्टम्स, जब हमने इन सिस्टम्स को फिर से कॉम्बाइन किया, एम्बेड किया, तो वहाँ पर हमारी एफिशिएंसी क्या आई, AB के लिए 3.6, फॉर BB इट इज़ 1.20 एंड फॉर CB इट इज़ 2.5 एंड सिमिलरली फॉर DB इट इज़ 0.32. सो ओवर इफ वी कंपेयर ऑल दीज फैक्ट्स
अगर हम इस यहाँ पे जो डेटा हमारे पास आया एम्बेडेड और सेमी डिटेच्ड का, अगर इसे ओवरऑल कंपेरिजन करें तो एम्बेडेड इज़ द बेटर वन हेयर. So we always use different models to perform their estimations, to perform their performance, to check their performance on the individual basis. Now comes the basic model about this. Basically these are the facts related to the models, this constructive cost model. So the basic model is extended to consider a set of cost driver attributes. As we have already discussed, cost driver attributes क्या होते हैं, हमारे जो cost involved हुई है related to the product, related to the persons, related to the database, hardware, all these things. So that can be grouped into 4 major categories. जो हमारी cost driver attributes हैं उनको हम basically 4 categories में differentiate करते हैं. The first one is product attributes. When we talk about product attributes, जब हम किसी product attribute की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे different components आते हैं which makes a useful contribution to the product. That means required software reliability. Reliability means how much reliable your software is. That means कोई भी particular user है वो कितना depend आपके software पर कर सकता है. That means your software should be error free, should have the ability to properly utilize the resources of a system, and so on. So the next one is size of application database. That means यहाँ पर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो दैट इज़ डेटाबेस साइज. जो हमारा डेटाबेस है वो प्रॉपरली मैनेज्ड होना चाहिए, उसका साइज प्रॉपरली डिफाइंड होना चाहिए. इट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल. उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को जितना रिड्यूस किया जा सके उतना बेटर होता है. सो द नेक्स्ट वन इज हेयर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट. कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स how much it is difficult for the user to use a particular software. So when we talk about the complexity of a software should be minimum. That means a person can easily access the software. That means product हमें ऐसा बनाना चाहिए, software हमें ऐसा create करना चाहिए कि user without any problem उसको access कर सके. Now comes the hardware attributes. Hardware attributes में हमारे पास further categories हैं like runtime performance constraints. Runtime performance means how much time it is taking to execute the instructions. Then comes the memory constraints. When we talk about memory constraint, it means how much memory a program or a software or a product, you can say a project, is taking for its existence. Next is volatility. That is volatile. Volatile का मतलब होता है, दैट मीन्स यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया वॉलेटिलिटी ऑफ द वर्चुअल मशीन एनवायरनमेंट. दैट मीन्स हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो वॉलेटाइल होना चाहिए. दैट मीन्स वी कैन टेक इट एंड एग्जीक्यूट इट ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ऑन डिफरेंट सिस्टम्स, इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स. हम उसे कहीं पर भी रन कर सकें, यूज़ कर सकें. इस टाइप का हमारा सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज़ रिक्वायर्ड टर्न अराउंड टाइम. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टर्न अराउंड टाइम. यहाँ पर टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, हमारा एक पर्टिकुलर टाइम जो कि हमने इनपुट दिया, हमें आउटपुट कितनी देर में मिला, दैट इज़ रेस्पॉन्स टाइम. एंड द डिफरेंस बिटवीन दिस इनपुट टाइम एंड द रेस्पॉन्स टाइम इज कॉल्ड द टर्न अराउंड टाइम. नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी हेयर इज पर्सनल एट्रीब्यूट्स. So there are certain personal attributes as well of a particular product or a software, and first one here is analyst capability. Analyst capability means there are certain analyzers, they are persons who analyze the problems, who analyze the software, so they should be capable enough to properly analyze the system. Next is software engineer capability. Software engineer capability means it is the most important part of a particular software, of the software development life cycle, that a engineer or a developer who is working on a project should have the ability to solve the problems, और you can say आप यहाँ पे कह सकते हैं कि उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए, वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि जो रिक्वायर्ड हमारा आउटपुट है वही हमारा सिस्टम जनरेट करे. Now the next one is applications experience. Applications experience means different operations can be easily performed on the basis of past observations.
कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है फ्यूचर में एंड वी हैव ऑलरेडी डील विद दैट प्रॉब्लम इन द पास्ट, देन वी शुड बी एबल टू डील विद दैट प्रॉब्लम अगेन ईजिली without any complexity. Next one is virtual machine experience. Virtual machine experience means it should have the ability, the software should have the ability to be executed on different platforms on in different environments. हम उसे different environments में different platforms में easily execute कर सकें. And the last one here is programming language experience. That means a developer or a programmer or a coder should have experience on that particular language while creating a software for a particular user for carrying out a particular task. Now the fourth one here is project attributes. So in this category we are going to discuss about the attributes related to a particular project. So first one is use of software tools. Use of software tools means you can use a particular software, a particular language software for creating a particular project, particular application. Similarly, application of software engineering methods, that means you have to use the software engineering techniques like SDLC phases, like planning, organizing, staffing, controlling, all these should be used. And along with that, these are basically the management techniques, planning, organizing, and along with that you have to use the software engineering aspects as well. And what are the software engineering aspects? Like first of all, you will gather the information, you will collect the information related to the system, then you are going to design the system, then coding, after that testing, then maintainability. So all these are the tasks which are performed in a software engineering process. That is, these are the phases of a SDLC, software development life cycle. Now the next is required development schedule. So required development schedule means there should be a proper sequence, proper series in which the operations are going to be performed. Now all these attributes which we have already discussed here, so there are certain facts related to all these attributes. Like you can see here, each of the 15 attributes is rated on a 6-point scale that ranges from very low to extra high. That means हमने जो points यहाँ पर discuss किए, जो factors यहाँ पर discuss किए, उनको generally हम 15 जो कैटेगरीज हैं हमने ये जो डिस्कस किए एट्रीब्यूट्स हैं, उनको हम 3 कैटेगरीज में डिनोट करते हैं. यहाँ पर वेरी लो से एक्स्ट्रा हाई तक हम उन्हें शो कर सकते हैं. बेस्ड ऑन दैट रेटिंग एन एफर्ट मल्टीप्लाइज डिटरमाइंड फ्रॉम टेबल्स पब्लिश्ड बाय बोहेम. दैट मीन्स बोहेम ने ये मॉडल स्टार्ट किया था, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल. तो बोहेम की टेबल को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं. वहाँ पर टेबल से हम वैल्यूज़ को फाइंड करके कंपेरिजन करते हैं, ईजिली कंपैरिजन कर सकते हैं, और वहाँ से हम एक एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट करते हैं. एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर, उसको हम बोलते हैं EAF. जो हमारी EAF होता है, जो एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर होता है, वो बेसिकली हमारा रेंज करता है 0.9 to 1.4. दैट मीन्स EAF विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0.9 एंड विल ऑलवेज बी लेस देन 1.4. Similarly, this calculation is represented with the help of an equation called, you can see here this equation, E equals to A1, then LOC denotes the lines of code, then EXP, this is the exponential part, then B1, this is the attribute, and EAF, that is effort adjustment factor. जो हमारा effort adjustment factor आएगा उसके साथ हम इसे multiply करेंगे. Now similarly, as you can see here, E is the effort applied in a person's month. That means effort E show करता है हमारे efforts को. This effort can be in days, weeks, months or years. And LOC is the estimated number of delivered lines of code for the project. That means LOC क्या है हमारा, lines of code for a particular project. Now comes the intermediate COCOMO model. Intermediate, एज यू कैन सी हेयर, इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल में हमारे पास क्या है, हमने एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट लिया, उसमें एट्रीब्यूट्स हमने पास किए AI एंड VI. सिमिलरली यहाँ पर ऑर्गेनिक हमारा एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है, उसके लिए AI की वैल्यू है 3.2 एंड सिमिलरली VI इज 1.05. नाउ व्हेन these modules are semi detached, then the values of AI and VI are 3.0 and 1.12, and similarly when these are embedded the value reduces to 2.8 and 1.20. So हमारा जो इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल है, यहाँ पर क्या होता है, एम्बेडेड में हमारे कॉम्बिनेशन में वैल्यूज़ जो हमारा एफर्ट है वो डिक्रीज़ होता है, वेयर एज
हमने डिस्कस किया था इन द प्रीवियस मॉडल, द व्हेन वी एम्बेड द मॉड्यूल्स द एफर्ट इज इंक्रीज्ड. सो दिस कोकोमो रिप्रेजेंट्स ए कॉम्प्रिहेंसिव एम्पिरिकल मॉडल फॉर सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन. यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर को एस्टिमेट करते हैं, सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन की ये एक टेक्निक है. However, Boehm's own comments about COCOMO should be heeded. Now, here are certain relations which are used to properly represent the functioning of a COCOMO model, constructive cost model given by Boehm. So, using the LOC estimate developed and the coefficients noted in table 4, as we have already discussed, हमने table 4 में जो टेक्निक्स यूज़ की थी, अब यहाँ पर हम उनको न्यूमेरिकली परफॉर्म करेंगे, उन फॉर्मूलेज को हम यहाँ पर प्रैक्टिकली शो करेंगे. वी यूज़ द सेमी डिटैच्ड मॉडल टू गेट, हमने सेमी डिटैच्ड मॉडल का सबसे पहले एग्जांपल लिया यहाँ पर. ई दैट इज एफर्ट इक्वल टू 3.0 LOC एक्सपोनेंट एन 1.12. एज यू कैन सी 3.0 एंड 1.12. सेमी डिटैच्ड में क्या हमारी वैल्यूज थी 3.0 एंड 1.12. सेम वैल्यूज हमने यहाँ पर पास की. And after that 3.0 and 33.3 raised to the power 1.12. LOC means lines of code. हमारे पास lines of code कितना था 33.3. And after performing all the calculations we get 152% per month. So हमारे पास जो effort था वो क्या था 152% per month. Similarly अगर यही चीज़ हम ने कैलकुलेट की यूजिंग डिफरेंट टेक्निक, लाइक यू कैन सी हियर D इक्वल टू 2.5 E exponent and 0.35 is the value, as you can see here 0.35 of exponent part and 2.5. similarly हमने यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म की, विल गेट 152 एंड रेज टू द पावर 0.35. ये क्या है हमारा एफर्ट, एज वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड हियर. ई को हमने रिप्लेस किया 152 से. आफ्टर दैट आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल द कैलकुलेशंस वी गेट 14.5 months. That means this is the duration for the completion of a project. Now comes the value for project duration. Value for project duration को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, E डिवाइडेड बाय D. सो हमने जो हमारी जो नंबर ऑफ डेज आए किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में जो टाइम लगा उसको हम उससे हम डिवाइड करेंगे एफर्ट इन्वॉल्व इन ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. So we'll calculate a number of people involved in a project with the help of this technique, that is N denotes the number of people, E is the effort, then D is the days for completion, or you can say time for completion. Similarly 152 divided by 14.5, it is nearly equal to 11. So 11 people are involved in a particular project. Now here is an exercise for you. You can try out these questions at the end of this session. So question first is, what is COCOMO model? That is, what is constructive cost model? And the next question is, write brief note on failure cost. So this is the end of today's session. Thank you.